दोस्तों, मैं सुरेंद्र पटेल आज फिर से YouTube चैनल महाराजगंज की धरती में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड देवदह में हमने आपको बताया था और दिखाया था कि किस प्रकार भगवान बुद्ध के ननिहाल, जो कि उस समय देवदह के रूप में जाना जाता था, उसकी स्थिति किस प्रकार पुरातत्वीय साक्ष्यों और अनेक स्तूपों के आधार पर महाराजगंज जनपद के बनरसिया कला और बनरसिया खुर्द गांव में बैठती है। आज इस एपिसोड रामग्राम में हम आपको यह बताएंगे कि देवदह गणराज्य की, जो कि शाक्य राज्य के गणराज्य के अंतर्गत आता था, उसका जो पड़ोसी जनपद था जिसे कोली के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी रामग्राम थी, इसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताएंगे और पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर इसकी स्थिति महाराजगंज जनपद में ही दिखाने का प्रयास करेंगे। अनेक प्रकार की पुरातत्वीय साक्ष्य इस समय महाराजगंज जनपद के चौक रेंज में स्थित है, जिसके आधार पर डॉक्टर परशुराम गुप्त ने रामग्राम की स्थिति महाराजगंज जनपद के चौक रेंज में स्थित कोडियावा जंगल को बताया है। दोस्तों, शाक्य और कोलीय जनपद, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी गणराज्य थे, उनके बीच में रोहिणी नदी जल विभाजक का कार्य करती थी। रोहिणी नदी उनके बीचों बीच होकर बहती थी। कृषि कार्यों को संपादित करने के क्रम में प्रायः इन दोनों गणराज्यों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाया करती थी। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ऐसी स्थितियां अनेक बार उत्पन्न हुई और एक समय स्थिति ऐसी आई कि दोनों राज्यों के बीच में युद्ध की नौबत तक आ गई। गौतम बुद्ध ने इन दोनों राज्यों के बीच में मध्यस्थता का कार्य किया और शांति का संदेश देते हुए दोनों राज्यों के बीच उत्पन्न हुए युद्ध के स्थिति को टालने के लिए उन्होंने गृह त्याग तक कर दिया। इस आशय की एक तस्वीर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में भी लगी हुई है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध शाक्य और गणराज्य दोनों जनपदों के सेना नायकों को शांति का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोलीय जनपद की जो राजधानी थी उसे रामग्राम के नाम से जाना जाता था, जो अपने समय में एक बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। जब भगवान बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, उस समय आसपास के 8 गणराज्यों के प्रमुख भगवान के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिसमें से कोलीय जनपद भी था। कोलीय जनपद के प्रमुख अपना भगवान के अस्थि अवशेष में से अपना भाग मांगते हुए वो उनसे कहते हैं कि भगवान भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए हमें उनके अस्थि अवशेष का भाग मिलना चाहिए। भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से मिले भाग को प्राप्त करने के बाद कोली अपने गणराज्य में वापस आए और अपनी राजधानी रामग्राम में भगवान के अस्थि अवशेष के ऊपर एक बहुत बड़े धातु चैत्य यानी कि स्तूप का निर्माण कराया। कालांतर में जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में भगवान के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करने का अभियान जारी किया, तो 7 भागों को प्राप्त करने के बाद 8वां भाग प्राप्त करने के लिए वह रामग्राम भी आया था। बौद्ध इतिहास में यह वर्णन है कि रामग्राम स्तूप की रक्षा उस समय नागों द्वारा की जाती थी, जो एक प्रतीक के रूप में संभवतः जान पड़ता है, क्योंकि कोलीय जो थे वह बनारस के राजा राम के वंशज थे, जो नागवंशी थे। यह वर्णन आया है कि अशोक से स्तूप की रक्षा करने वाले नाग ने यह अनुरोध करते हुए कहा कि आप भगवान के अस्थि अवशेष को यहीं पर रहने दें, हम उनकी भली भांति
पूजा अर्चना करते हैं और उनकी सुरक्षा भी करते हैं। सम्राट अशोक ने उनके अनुरोध को मान लिया और वापस अपनी राजधानी लौट गया। कालांतर में कई सौ शताब्दियों के बाद फाहियान ने और वेनसांग ने रामग्राम नगरों की यात्रा की और इन स्तूपों को भी देखा। फाहियान ने लुम्बिनी वन से, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन से होते हुए रामग्राम नगर की यात्रा की थी। हालांकि रामग्राम नगर उस समय ध्वस्त हो चुका था और उसके अवशेष मात्र थे, लेकिन उस समय भी यह स्तूप जो था वह बेहतर स्थिति में था, अच्छी स्थिति में था। फाहियान ने लुम्बिनी से रामग्राम की जो दूरी थी वह पूर्व की दिशा में 200 ली, यानी कि लगभग 34 मील के आसपास बताई थी। इसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने जब रामग्राम की जो यात्रा की, उसने भी लगभग यही दिशा और दूरी उसने भी बताई। इसके आधार पर आगे चलकर अनेक देशी और विदेशी इतिहासकारों ने रामग्राम की स्थिति नेपाल से सटे महाराजगंज और गोरखपुर जनपद के तराई क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बताने की कोशिश की है, जिसमें कभी इसको गोरखपुर का रामगढ़ ताल माना गया, देवरिया का रामपुर माना गया। नेपाल में भी कुछ हिस्सों को कभी कभी रामग्राम का दर्जा दिया गया, लेकिन प्रमाणों के अभाव में कभी यह साबित हो नहीं पाया कि रामग्राम की स्थिति जो थी वह इन्हीं क्षेत्रों में थी। देवदा एपिसोड में हमने आपको दिखाया ही था कि किस प्रकार 1992 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मनसिया कला में स्तूपों की खुदाई की और देवदा की स्थिति स्पष्ट की। उसी प्रकार इसी क्रम में महाराजगंज जनपद के चौक रेंज में स्थित जंगल में, जो कि रोहिणी नदी के पूर्व में स्थित है, उसमें अनेक प्रकार के ऐसे स्तूप और ऐसे टीले और नगरों के अवशेष ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जिनके आधार पर डॉक्टर परशुराम गुप्त ने पुस्तक महाराजगंज जनपद के बौद्ध स्थलों में इन स्थानों का वर्णन किया है, जिक्र किया है और इनको भगवान बुद्ध के समय के रामग्राम से जोड़ने का प्रयास किया है। आज हम डॉक्टर परशुराम गुप्त के उसी पुस्तक को आधार बनाकर आपको चौक रेंज में स्थित इन स्तूपों को दिखाएंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि संभवतः ये जो क्षेत्र हैं वही रामग्राम के पुराने अवशेष हैं। आज इस एपिसोड में हम रामग्राम के उस पुराने प्राचीन ऐतिहासिक स्तूप को दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित है, जिसे आज कन्हैया बाबा का थान के नाम से जाना जाता है। और वह प्राचीन रामग्राम नगर, उसे आज कुड़ियावा जंगल के नाम से जाना जाता है, जो महाराजगंज के सोगी बरवा वन्य अभयारण्य में चौक रेंज में स्थित सोनाड़ी रेंज के आसपास स्थित है।